इस वीडियो में हम लोग जो घटना चक्र करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है अक्टूबर 2023 की, उस मैगज़ीन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस मैगज़ीन को हम लोग कवर कर लेने के बाद जो नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 की घटना चक्र की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है, उन मैगज़ीन को भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय क्रम की घटनाओं से। तो देखिए यहाँ पर पहली जो घटना दी हुई है उसमें दिया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय जो बाजरा कार्यशाला है, जिसको श्री अन्न महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, पूछा जा रहा है इसका आयोजन कब किया गया है। तो इसका आयोजन हुआ है 27 से 29 अक्टूबर 2023 को। अब देखिए जो ये श्री अन्न महोत्सव मनाया गया है, इससे रिलेटेड 6-7 पॉइंट दिए हुए हैं नीचे। अब इन पॉइंटों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है कि जो श्री अन्न महोत्सव मनाया गया 27 से 29 अक्टूबर 2023 को, अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में अधिसूचित किया है। तो इसको अधिसूचित किया है बाजरे के वर्ष के रूप में। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने किस वर्ष बाजरा को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया था। ये किया था वर्ष 2018 में। अगला इसी में पॉइंट है विश्व में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। अगर ये पूछा जाए तो ये है हमारा प्यारा भारत। इसके अतिरिक्त अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जो बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो है राजस्थान। तो ये था जो श्री अन्न महोत्सव था, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट दिए हुए थे उसको हम लोगों ने कवर किया। अब देखिए दूसरा इसमें पॉइंट ये दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है किस स्थान पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया। ये किया गया है नई दिल्ली में। कब किया गया है? 21 से 22 अक्टूबर 2023 को। अगर पूछा जाए इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो इसका शुभारंभ किया है राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। और इसी जो सैन्य विरासत महोत्सव मनाया गया है, इसी के दौरान एक जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया गया था। इसका नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो भारत के प्राचीन सैन्य विचार हैं उनको जानने का प्रयास किया जाए। तो ये है प्रोजेक्ट उद्भव, जो कि जो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव मनाया गया था उसी के दौरान इस जो प्रोजेक्ट है उसका भी उद्घाटन किया गया था या इसका भी शुभारंभ किया गया था। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम जिसका नाम है शक्ति वंदन, इसका आयोजन किया गया। तो इसको किया गया था गोंडा में। गोंडा जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे किया गया था। अगर पूछा जाए इस कार्यक्रम में कितनी लड़कियों ने भाग लिया था, तो इस कार्यक्रम में 11,000 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य ने नंद गौरा योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो लिंग अनुपात है और लड़कियों की शिक्षा है इसमें सुधार किया जाए। इसी उद्देश्य से जो नंद गौरा योजना है या पोर्टल कह सकते हैं, इसको स्टार्ट किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अगला इसी में क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विद्या समीक्षा जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सागर से सारांश, ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो इसको विकसित किया गया है सीबीएसई के द्वारा। अगर सीबीएसई का देखिए फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है तेज जो चक्रवात है, पूछा जा रहा है इसका निर्माण किस महासागर में हुआ है। तो ये जो चक्रवात है तेज चक्रवात, इसका निर्माण जो है अरब सागर में हुआ है। अगर पूछा जाए इस चक्रवात का नाम जो है वो तेज चक्रवात किसने दिया है, तो वो दिया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है चक्रवात जो हार्मोन है, पूछा जा रहा है इसका निर्माण किस महासागर में हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है बंगाल की खाड़ी में। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो चक्रवात हार्मोन है उसका निर्माण कहाँ हुआ है, बंगाल की खाड़ी में हुआ है। अगर पूछा जाए जो चक्रवात हार्मोन है इसका नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका नामकरण किया गया है ईरान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है इफ़को के नैनो डीएपी प्लांट है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है कलोल गांधीनगर जो गुजरात में है, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है, तो ये उद्घाटन किया गया है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसको सर्वश्रेष्ठ ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है उधमपुर सैन्य स्टेशन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले मिशन शक्ति कैफ़े का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है गोंडा जिले में। जो उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है वहाँ पे इसका मतलब स्टार्टिंग या उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है अगर पूछा जाए इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया गया था योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अपने चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में है वहाँ का जब उन्होंने दौरा किया था तो पूछा जा रहा है किस ऐतिहासिक मंदिर का उन्होंने दौरा किया था। तो इस मंदिर का नाम है सांवरिया सेठ मंदिर। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो सांवरिया सेठ मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है या किस राज्य में है, तो वो है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है छत्तीसगढ़ की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बस्तर के किस मंदिर में गए थे। तो उस मंदिर का नाम है माँ दंतेश्वरी मंदिर। नाम क्या है उसका? माँ दंतेश्वरी मंदिर। कहाँ पे है? इनडायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये है छत्तीसगढ़ के बस्तर में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा जो कांवर झील है या इसको कांवर ताल भी कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो ये है बेगूसराय में जो बिहार में है। अगला देखते हैं। अब कांवर झील के बारे में कुछ एडिशनल जानकारियाँ दी हुई हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि जो कांवर झील है किस प्रकार के पानी की एक प्राकृतिक झील है, तो ये मीठे पानी की झील है। अगर इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए ये किस प्रकार की झील है, मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो ये एक प्रकार की गोखुर झील है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए, अगर इसमें पूछा जाए जो ये कांवर झील है इसको रामसर साइट जो आर्द्रभूमि का दर्जा होता है वो कब घोषित किया गया था, तो इसको घोषित किया गया था वर्ष 2020 में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन कांवर झील के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है अक्टूबर 2023 में निर्माणाधीन जो है बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के पहले जहाज का स्वागत किया गया है। यह बंदरगाह कहाँ पे है? इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि जो बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ये है कहाँ पे, तो ये है केरला में। अगर पूछा जाए इसको किस प्रोजेक्ट के तहत या किस मॉडल के तहत इसको बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको हम लोग PPP कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके तहत इस जो बंदरगाह है इसको बनाया गया है। अगर पूछा जाए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य कब तक घोषित किया गया, मतलब ये कब तक कम्प्लीटली बन जाएगा। ये बन जाएगा वर्ष 2024 तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वन नेशन वन स्टूडेंट ID योजना के तहत आधार कार्ड की तरह प्रत्येक स्कूली जो छात्र छात्रा हैं उनका कौन सा कार्ड बनाया जाएगा। तो इस कार्ड का हमको नाम बताना है। तो इस कार्ड का नाम है अपार ID कार्ड। ध्यान दीजिएगा कौन सा कार्ड है ये, अपार ID कार्ड है। अगर पूछा जाए इस ID कार्ड में कितने अंक होंगे, तो इसमें भी 12 अंक होंगे। मतलब जैसे आधार में होते हैं 12 अंक वैसे इसमें भी होंगे। एक तरह से कहा जा रहा है कि स्कूली छात्र छात्राओं के लिए इसको बनाया जाएगा। अब इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। जो अपार पोर्टल है, मतलब अपार जो दिया जाएगा आधार कार्ड, एक तरह से आधार कार्ड का ये 2 कॉपी है तो उसको दिया जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थाना है भोपाल मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि इसको किस ISO प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, तो इसको सम्मानित किया गया है 9001/2015। इस प्रमाणन से इसको सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर ये पूछा जाए यह प्रमाणन किसके द्वारा दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यह प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा दिया जाता है। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1947 में। तो इन बातों को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी अच्छी मैगजीन है, देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि इसमें एक करंट अफेयर्स का अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो इसमें जो स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकते हैं उनको भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस जगह रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको RPA कहते हैं, इस लैब का उद्घाटन किया गया है। तो इस लैब का उद्घाटन किया गया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है इसका उद्घाटन हुआ है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए इस लैब का उद्घाटन किसने किया है, तो ध्यान दीजिएगा इस लैब का उद्घाटन किया गया है S कृष्णन के द्वारा, जो कि सचिव हैं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। तो ये वहाँ के सचिव हैं, इन्हीं के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इस लैब का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है, तो इसका किया गया है फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, जिसको हम लोग ATPL कहते हैं, और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, जिसको CPL कहा जाता है, की नई वैधता क्या है। मतलब इसकी जो रिन्यूएबल इसका हुआ है उसकी एज पूछी जा रही है, मतलब कितना वो टाइम ड्यूरेशन तक इसको रिन्यूएबल किया गया है। तो ये किया गया है 10 साल के लिए। ध्यान दीजिएगा अगर पूछा जाए कि ये जो 10 साल के लिए इसको रिन्यू किया गया है तो ये किस जो संशोधन एक्ट था इसमें संशोधन होगा। तो इस संशोधन का नाम है
विमान नियम 1937, मतलब इसमें संशोधन किया गया है 10, और क्या किया है इसमें संशोधन करके 10 साल के लिए क्या गई है, नई वैधता प्रदान की गई है। मतलब संशोधन किसमें हुआ है, तो विमान नियम 1937 में संशोधन किया गया है और इसको 10 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया है। अब अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है किस राज्य ने लंबे समय तक यात्रा करने वाले रैप्टर जिसका नाम है अमूर फाल्कन की जनगणना कराने की घोषणा की है। तो एक तरफ से पूछा ये जा सकता है कि जो रैप्टर आमूर है, ये इसकी जनगणना कहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो इसकी जनगणना स्टार्ट की गई है मणिपुर में। और यह सर्वेक्षण अगर पूछा जाए किस ज़िले में किया जाएगा, तो इसको किया जाएगा मणिपुर के तामलेंगनांग, ध्यान दीजिएगा, जो तामेंगलांग जो मतलब ज़िला है मणिपुर का, वहाँ पे इसका सर्वेक्षण किया जाएगा। जो अमूर फाल्कन है इसको स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है पूछा जाए, जो मुख्य रूप से मणिपुर और नागालैंड में आता है, तो इसका स्थानीय रूप से नाम है अखोई पुइना। तो ध्यान दीजिएगा ये सब अमूर फाल्कन है क्या, तो ये एक पक्षी है जिसको हम लोग फाल्कन कहते हैं, बाज कहते हैं, वो ऐसा पक्षी है। तो उसकी ये क्या किया जा रहा है, उसकी एक सर्वेक्षण उसका कराया जा रहा है, उसकी गणना कितनी है, मतलब उसकी जनगणना कितनी है, ये कराया अमूर फाल्कन का। अब इसके बारे में कुछ एडिशनल और फैक्ट दिए उनको देख लेते हैं। उसमें कह रहा है अमूर जो फाल्कन है का प्रजनन स्थल कहाँ है, तो इसका प्रजनन स्थल है दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन का क्षेत्र है, वहाँ पे इसका प्रजनन स्थल है। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए इस भारत में इस पक्षी को किस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त किया गया है, तो इस पक्षी को संरक्षण प्राप्त है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, मतलब इसको संरक्षित भी किया गया है। अगला है अगर इसका आईयूसीएन स्टेटस देखा जाए, मतलब ये आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है उसमें इसको किस कैटेगरी में शामिल किया गया है, तो इसको किया गया है कम चिंताग्रस्त, जिसको हम लोग लिस्ट कंसर्न कहते हैं। इस कैटेगरी में इसको आईयूसीएन की कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ओडिशा सरकार ने अपने स्तर पर किस टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना शुरू की है, तो ये शुरू की है शिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। अगला देखिए, जब इसे अगर शिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं, तो देखिए जो ये टाइगर रिजर्व है इसका नाम किस वृक्ष के नाम पर रखा गया है, तो यहाँ पे शेमल के वृक्ष हैं, इसी के नाम पर इसको शिमलीपाल टाइगर रिजर्व रखा गया है। अगला इसी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इस टाइगर रिजर्व में कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात मौजूद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है जोरांडा और बरेही पानी। तो ये जो जलप्रपात है ये कहाँ पे है, शिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे ये स्थित है। इसके अतिरिक्त ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में इसे कब शामिल किया गया था, इसको शामिल किया गया था वर्ष 2009 में। इसके अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत कब की गई थी, यह भी काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसको स्टार्ट किया गया था वर्ष 1973 में। कौन सा है, तो प्रोजेक्ट टाइगर। ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला पॉइंट इसी में देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा जिसका नाम है रैपिड एक्स, इसको नया नाम क्या दिया गया है, मतलब इसका नाम जो रैपिड एक्स था इसको बदल दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है नमो भारत। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा जिसको रैपिड एक्स कहते हैं, इस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था शाहीबाबाद जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। और जो इसका पूछा जाए अगर जो जहाँ पे उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो इसके उद्घाटित भाग की लंबाई कितनी है, तो मतलब इसकी जो लंबाई होगी वो 72 किलो मतलब 17 किलोमीटर की लंबाई में ये चलेगी। जो रैपिड एक्स है इसकी उद्घाटित की जो लंबाई वो कितनी है, 17 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कि उद्घाटित भाग किन स्टेशनों के मध्य संचालित किया जाएगा, मतलब किन दो स्टेशनों के मध्य इसको चलाया जाएगा, तो ये है शाहीबाबाद से दुहाई के मध्य 17 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस में इसको चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए इस रेल सेवा का उद्घाटन किसने किया था, तो ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अतिरिक्त ये देखिए इसमें दिया हुआ है उद्घाटित भाग किस आर RRTS कॉरिडोर से संबंधित है, तो किस कॉरिडोर से संबंधित है ये पूछा जा रहा है, तो ये है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ये कॉरिडोर से ये संबंधित है। अगर देखा जाए तो दिल्ली गाजियाबाद जो मेरठ कॉरिडोर है इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 82 किलोमीटर। अगला इसी में देख लेते हैं। इसी में कह रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कुल कितने RRTS जो कॉरिडोर हैं उनकी पहचान की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये 8 जो कॉरिडोर हैं उनकी पहचान की गई है। जो पहले चरण में देखिए जो कितने जो RRTS कॉरिडोर होंगे उनका विकास किया जाएगा, तो देखिए जो पहला चरण होगा उसमें जो 3 RRTS कॉरिडोर होंगे उनका विकास किया जाएगा। इनका नाम देख लेते हैं। तो पहला इसका नाम है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दूसरा का नाम है दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर जो कॉरिडोर है, और तीसरा है दिल्ली पानीपत। तो इन्हीं 3 जो कॉरिडोर हैं इन पर RRTS कॉरिडोर का विकास पहले चरण में किया जाएगा। तो ये था जो रैपिड एक्स है उसके बारे में।
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरे में कह रहा है देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो ये फहराया गया अटारी वाघा सीमा पर। इसके अतिरिक्त इसका पूछा जाए इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है 418 फीट। अगर पूछा जाए ध्वज को किसके द्वारा फहराया गया है, तो ये फहराया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन जो चक्र 2 है नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जो संगठित अपराध हैं, जो संगठित साइबर अपराध हैं, इनके खिलाफ इसको स्टार्ट किया गया था, इनको ताकि कम किया जा सके। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की बैठक कब आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई है 16 से 17 अक्टूबर 2023 को। अगर पूछा जाए कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। अगर पूछा जाए इस बार का जो आयोजन हुआ है कौन सा संस्करण था, तो ये 21वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कह रहा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता कितना कर दिया गया? मतलब जो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे उनके जो कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं उनका महंगाई भत्ता कितना बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया गया है 46%। अब देखिए अगर पूछा जाए इससे पहले इसकी दर क्या थी, तो वो थी 42%, अब हो गया है 46%। ये नियम पूछा जा रहा है कब से प्रभावी होंगे, तो ये प्रभावी होंगे 1 जुलाई 2023 से, मतलब ये प्रभावी हो चुके हैं। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। यह अभियान पूछा जा रहा है कब से कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 2023 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको ICAI कहते हैं। इसको क्या हुआ है, इस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इसी में पॉइंट देख लेते हैं। जो ICAI है पूछी जा रही है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको हम लोग NSG कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका 39वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया है 16 अक्टूबर 2023 को। अगर पूछा जाए NSG की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। अगर पूछा जाए औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 से। अगर पूछा जाए NSG का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, थी ये इसका आदर्श वाक्य है। NSG का अगर पूछा जाए ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो ये काम करती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको NSG कहते हैं, के महानिदेशक कौन हैं, तो ये हैं MA गणपति, ये इसके महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समूह शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो जो समूह शहीद स्मारक है एवं पुस्तकालय है, इसका उद्घाटन हुआ है गांधीनगर गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है अपने उत्तराखंड दौरे पर PM मोदी ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित किस गाँव का दौरा किया? तो इस गाँव का दौरा किया, इसका नाम है गुंजी, जो कि पिथौरागढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में पॉइंट जो अगला हुआ है उसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय प्रशासन के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर स्थित कौन से जो 3 क्षेत्र हैं जो दोनों देशों की आधिकारिक मानचित्रों में शामिल हैं? कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा 3 क्षेत्र है, ये बताना है कि जो भारत भी कहता है ये क्षेत्र मेरा है, नेपाल कहता है ये क्षेत्र मेरा है, मतलब दोनों देशों के मध्य इन 3 क्षेत्रों को लेकर आपस में विवाद है। तो पहला क्षेत्र है, इसका नाम है काला पानी, दूसरा है लिम्पियाधुरा और तीसरा है लिपुलेख। तो इन्हीं को लेके जो 3 ये क्षेत्र हैं भारत और नेपाल के मध्य क्या है, आपस में विवाद है। मतलब वो अपने मानचित्र में दिखाता है नेपाल, भारत कहता है कि ये हमारा है। इसके अतिरिक्त अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगले में कह रहा है हार्टलैंड जो त्रिपुरा है नामक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसको स्टार्ट किया गया राजीव चंद्रशेखर के द्वारा, जो कि राज्य मंत्री हैं। अगर पूछा जाए इस कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो इसका शुभारंभ किया गया है अगरतला त्रिपुरा से। अगर पूछा जाए जो हार्टलैंड त्रिपुरा है कार्यक्रम, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है डेलाइट व राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। अगर पूछा जाए हार्टलैंड जो त्रिपुरा है किस प्रकार का कार्यक्रम है, तो ये कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम है। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान करने के लिए एक पैनल का गठन किया है?
ये किया है जम्मू और कश्मीर ने। इस पैनल में पूछा जाए कितने सदस्य हैं, तो इसमें 6 सदस्य हैं। अगर पूछा जाए इस पैनल का नेतृत्व कौन करेगा, ये करेंगे RK गोयल। अगला देख लेते हैं। अगले में इसी पॉइंट में कह रहा है यह पैनल कब से प्रदेश में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करेगा, ये पहचान करेगा 1 जनवरी 2011 से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य सरकार ने विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी प्रदान की है, ये प्रदान की है अरुणाचल प्रदेश ने। अगर पूछा जाए इसका गठन राज्य के किन बाघ अभ्यारण्यों में किया जाएगा, तो इसका देखिए जो नामदफा बाघ अभ्यारण्य है, जो पक्के तथा कामलांग टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे इसका गठन किया जाएगा। किसने स्टार्ट किया है, अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश ने। अगला देखिए क्वेश्चन। अगले में क्या है किस राज्य द्वारा लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना शुरुआत की गई है, तो इसको स्टार्ट किया गया है उड़ीसा के सरकार ने, मतलब उड़ीसा राज्य ने इसको स्टार्ट किया गया है। कुछ एडिशनल फैक्ट हैं, इनको भी देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए अगर पूछा जाए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो ग्राम पंचायतों से राज्य की राजधानियाँ हैं, इन तक बस सेवा को स्टार्ट किया जाए, तो इसका उद्देश्य ये है। अगला क्वेश्चन है किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कौन सा रेजिमेंट है पूछा जा रहा है, तो इस रेजिमेंट का नाम है नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन। अगर इसी के बारे में देख लेते हैं, जो नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन है इसके बारे में देखिए। तो जो नागा रेजिमेंट है उसको यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया जो सेना के प्रमुख जनरल हैं जिनका नाम है मनोज पांडे, इनके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला इसी में देख लेते हैं यह पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर जो रानीखेत उत्तराखंड में है, वहाँ पे ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है, ये प्रारंभ किया है उत्तर प्रदेश ने। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो मंदिर परिसर हैं और उनके आसपास के क्षेत्रों को साफ और स्वच्छ रखना, इसका वही उद्देश्य है। अगला देखिए किस राज्य में कटी बिहू जो त्यौहार है वो मनाया गया, तो ये मनाया गया असम में। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, ये समझौता किया है ओबडू समूह जो कि बुलंदशहर में है, इसके साथ ये समझौता किया गया है। अगला देखिए अब इसी के बारे में देख लेते हैं जो ये स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, इसमें भी कुछ एडिशनल फैक्ट दिए हुए हैं। तो इसमें कह रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये क्लिनिक किन जिलों में स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी लखनऊ और बुलंदशहर में। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए इन दोनों जिलों में कुल कितने क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे 20 क्लिनिक, मतलब जो लखनऊ और बुलंदशहर है यहाँ पे 20 क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है महाराष्ट्र में कितने प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया, ये किया गया 511। इसके बारे में देख लेते हैं। इन 511 केंद्रों का विकास महाराष्ट्र के कितने ग्रामीण जिलों में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 34 में। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए इन केंद्रों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का या चौथी चरण का प्रारंभ किसने किया है, तो ये किया है योगी आदित्यनाथ जी ने जो यूपी के CM हैं। इसके अतिरिक्त अगर ये पूछा जाए कि जो मिशन शक्ति अभियान है इसका प्रारंभ कब किया गया, प्रारंभ किया गया है अक्टूबर 2020 में। अगला देख लेते हैं। जो PM गति शक्ति है इसका गति शक्ति का सार संग्रह किसने जारी किया है, ये जारी किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। अगर पूछा जाए जो PM गति शक्ति अभियान है इसका प्रारंभ कब किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था वर्ष 2021 में। अगला देखते हैं। सूचना का अधिकार, ध्यान दीजिए जिसको RTI कहते हैं, इस अधिनियम के लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, मतलब ये मनाई गई है 18वीं इसकी वर्षगांठ मनाई गई है जो कि 12 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। अगला देखते हैं। अगर कहा पूछा जाए जो RTI है यह वर्षगांठ किसके द्वारा मनाया गया है, जो RTI की 118वीं जो वर्षगांठ मनी है पूछी जा रही है कि ये किसके द्वारा मनाया गया है, ये मनाया गया है केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा इसको मनाया गया है। अब RTI के बारे में कुछ एडिशनल जो फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए RTI संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार है, तो देखिए जो 19 का फर्स्ट है आर्टिकल उसके तहत ये मौलिक अधिकार को इसकी संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त देखिए अनुच्छेद 19(1) के तहत पूछा जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक को किसकी गारंटी प्रदान की गई है, तो ये प्रदान की गई है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला देख लेते हैं। इसी में कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग कैसा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अगले में कह रहा है RTI के बारे में इसमें दिया हुआ है। इसमें कह रहा है
इसे किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? तो इसे गठित किया गया था आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत। तो इस समय इसको आरटीआई को गठित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है, किसने अत्याधुनिक नवीनतम राष्ट्रीय सर्वेक्षण नेटवर्क लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। इसमें शामिल हैं, इसमें कौन क्या शामिल है इसमें ये जान लीजिए। तो सतत संचालन संदर्भ स्टेशन इसमें शामिल है। अगर पूछा जाए यह नेटवर्क किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? ये संचालित किया गया जाए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि भारत में कितने CORS स्टेशन स्थापित किए गए हैं, तो ये स्थापित किए गए हैं 1000 से अधिक। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है चौथा जो बिहार का कृषि रोड मैप है जो चलेगा 23 से 28 तक, पूछा जा रहा है किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगर पूछा जाए इस रोड मैप के लिए कितना बजट निर्धारित है, तो ये बजट है 1,62,000 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है होप जो इनिशिएटिव मिशन है इसका प्रारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? इसको स्टार्ट किया है पंजाब की सरकार ने। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि पूर्णतया नशा मुक्त पंजाब। पूछा जाए अगर कि जो होप इनिशिएटिव है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो पंजाब है उसको पूर्णतः नशा मुक्त किया जा सके। तो इसका उद्देश्य ये है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कह रहा है केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख लाल मांडविया, इन्हें पूछा जा रहा है किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? ये किया है नागालैंड का। अगला देखिए, अगले में कह रहा है सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला ज़िला कौन है? तो ये है बरेली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका नाम है मेरा युवा भारत, ये इसका नाम है। अगर पूछा जाए इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो युवा हैं उनमें नेतृत्व कौशल विकसित करना। इसके अतिरिक्त अगर ये पूछा जाए ये किस उम्र के युवाओं के लिए ये मंच है, मतलब किस उम्र के युवा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं या लाभ उठा सकते हैं, तो वो उम्र है 15 से 29 वर्ष। अगर पूछा जाए इस मंच का उद्घाटन कब किया जाएगा, तो किया जाएगा 31 अक्टूबर 2023 को, जो सरदार पटेल की जयंती होती है। मतलब इसका उद्घाटन ऑलरेडी किया जा चुका है। अगला देखिए, इसी में कह रहा है जो सरदार पटेल हैं, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है डाटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड तथा पूर्वोत्तर संपर्क सेतु किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है VL वर्मा जी ने, जो हैं राज्य मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के, ये राज्य मंत्री हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने किस पहली नदी जोड़ परियोजना को अंतिम मंजूरी दे दी है? तो इसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अगर पूछा जाए यह किन दो राज्यों की परियोजना है, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, जो केन बेतवा है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यों की ये क्या है? परियोजना है। अगर पूछा जाए जो केन बेतवा लिंक परियोजना है किस सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए परियोजना है, तो ये जो बुंदेलखंड का सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसी के लिए इसको जो परियोजना है उसको मंजूरी दी गई है, इसको स्टार्ट किया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश या कितने ज़िलों में ये फैला है, तो ये 4 ज़िलों में फैला है, जिनमें झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा, इन 4 ज़िलों में ये फैला है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो दिसंबर 2021 है उसमें भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी थी? तो वो मंजूरी दी थी 44,605 करोड़ रुपए की। अगर पूछा जाए केन और जो बेतवा किसकी सहायक नदियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके है, तो ये हैं यमुना की सहायक नदियां। अगला इसी से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इस परियोजना के तहत किस बांध का निर्माण किया जाएगा? तो इसका नाम है दौधन बांध। तो पूछा जाए जो दौधन बांध है वो कहाँ पे बनेगा, तो वो जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसी पे ये बांध बनाया जाएगा। दौधन बांध है, पूछा जा रहा है किस नदी पर निर्मित किया जाएगा? तो ये निर्मित किया जाएगा केन नदी पर। किस पे बनाया जाएगा? केन नदी पर बनाया जाएगा। ये रिलेटेड है जो केन बेतवा मतलब रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको तहत ये बनाया जाएगा दौधन बांध, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है किस राज्य में हेल्प जिसको कहेंगे पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन विस्तार हेतु मान्यता प्राप्त एजेंट, इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है? कहाँ पे शुभारंभ हुआ है? तो झारखंड में इसका शुभारंभ किया गया है। अगर पूछा जाए इसका शुभारंभ किसने किया है,
तो ये शुभारंभ किया पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने। और इसका पूछा जाए अगर उद्देश्य क्या है, तो ये देखिए इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं को पशुओं के प्रशिक्षित एजेंट के रूप में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना। मतलब महिलाएं जो हैं उनको पशुओं के बारे में जानकारी दे दी सके, ताकि वो एक तरह से कह सकते हैं उनके विशेष रूप से उसका देखभाल कर सकें। मतलब एक तरह से पशुओं के बारे में जानकारी देना है महिलाओं को। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है ए हेल्प जो है इसका पूरा नाम क्या है। तो ए हेल्प का पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम है एसोसिएटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है। तो इसका नाम है गंगा डॉल्फिन। कब घोषित किया गया, अक्टूबर 2023 में। अगर पूछा जाए जो गंगा डॉल्फिन है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। नाम क्या है, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका इसका नाम है। क्या नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला देखिए, जो गंगा डॉल्फिन है अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में किन नदियों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है, ये पाई जाती है गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली भले ये गंगा डॉल्फिन है लेकिन इन नदियों में ये सब पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें गंगा जो डॉल्फिन है किस श्रेणी में उसको सूचीबद्ध किया गया है, तो उसको एंडेंजर्ड, जिसको हम लोग संकटग्रस्त कहते हैं, उस सूची में इसको शामिल किया गया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारतीय मौसम विभाग, जिसको हम लोग IMD कहते हैं, और किसने जलवायु अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये किया है कृष्ण विश्वविद्यालय जो पुणे में है, उसने इस पे समझौता किया हुआ है। अगर पूछा जाए ये समझौता कितने वर्ष के लिए हुआ है, तो ये हुआ है 5 वर्ष के लिए। अगर पूछा जाए जो IMD है उसकी स्थापना कब हुई, उसकी स्थापना हुई वर्ष 1875 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले में कह रहा है अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा दांदेली वन जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, तो वो है कर्नाटका में। ध्यान दीजिएगा, जो दांदेली वन है वो कर्नाटका में स्थित है। अगर पूछा जाए यह वन किस टाइगर रिजर्व के निकट पड़ता है, तो जो काली टाइगर रिजर्व है उसके निकट ये पड़ता है। अगला है किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया है, ये किया गया है त्रिपुरा में। अगर पूछा जाए जो नीरमहल जल उत्सव है इसका सबसे प्रमुख कार्यक्रम क्या है, तो यह है रुद्रसागर झील में होने वाली नौका दौड़ प्रतियोगिता। तो इसका ये प्रमुख कार्यक्रम है। मतलब जो रुद्रसागर झील है उसमें ये क्या होती है, नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है जो नीरमहल है को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है वाटर पैलेस। डायरेक्टली पूछा जा सकता है जो वाटर पैलेस है किसको, इसको मतलब इसका किसको इस नाम से जाना जाता है जो वाटर पैलेस है, तो जो नीर महल है इसको वाटर पैलेस के नाम से जानते हैं। अगला है नीर महल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था महाराजा राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने, ये इन्होंने करवाया था। अब इसका निर्माण पूछा जाए कब पूर्ण हुआ था, तो ये हुआ था 1938 में। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इनका नाम है श्रेया धर्माराजन, इनको ये बनाया गया है। अगर पूछा जाए जो श्रेया धर्मराजन है इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये है तमिलनाडु की जो चेन्नई में है। अगला देखिए, इसी प्रतियोगिता का आयोजन अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया जाता है दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के द्वारा। अगला देखिए, इसी में ये कह रहा है यह प्रतियोगिता कब से आयोजित की जा रही है, तो ये की जा रही है 2017 से। अगला इसी में पॉइंट है ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा यह प्रतियोगिता क्यों आयोजित की जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है। मतलब इसका ये उद्देश्य होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसी के उपलक्ष्य में क्या करता है जो ब्रिटिश उच्चायोग होता है इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है। अगला देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इसके अतिरिक्त अगर देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 है इसकी थीम क्या थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी थीम याद रखिएगा। तो इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन गर्ल राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। ठीक है, इसका क्या था, ये इसका थीम था। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, ये उद्घाटित किया गया है तिरुवनंतपुरम में। अगर इस इमारत का नाम क्या है पूछा जाए, इसका नाम है अमेज 28, मतलब Amaz28 इसका ये नाम है। अगला है बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए यह प्रोटोकॉल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, जो कि महिला और बाल विकास मंत्री हैं। अगला है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है, तो ये बना है तट मंदिर जो कि तमिलनाडु में है।
अगर पूछा जाए यह मंदिर तमिलनाडु के किस जिले में है, तो ये है महाबलीपुरम में। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे है, महाबलीपुरम में है। अगर पूछा जाए इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कराया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ध्यान दीजिएगा जो तट मंदिर है तमिलनाडु में, निर्माण किसने करवाया है, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया है। अगला देख लेते हैं, इसी में कह रहा है इसे किस वर्ष महाबलीपुरम के स्मारकों के रूप के हिस्से के रूप में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, तो इसको शामिल किया गया था 1984 में। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य के किस विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है, तो इसका नाम है समक्का सरक्का। ध्यान दीजिएगा समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, इसका ये नाम है। अगर पूछा जाए यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के किस जिले में स्थित है, तो यह है मुलुगु में। अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में निकर्षण, जिसको हम लोग डिग्रेडिंग कहते हैं, इसका कार्य उद्घाटन किया गया है, तो ये इसको स्टार्ट किया गया है पश्चिम बंगाल में। अगर पूछा जाए किस नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसको किया गया है इचामती नदी पर। ध्यान दीजिएगा इचामती नदी कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यह है पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए इस नदी पर कुछ भाग किस जलमार्ग में अवस्थित हैं, तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 44 है इसके इसके मार्ग में इसके कुछ भाग स्थित हैं। अगला देखिए जो ड्रेजिंग का कार्य होता है का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया है शांतनु ठाकुर ने, जो कि पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री हैं। अगला देखिए इचामती पूछा जाए, जो इचामती नदी है किन दो देशों से होकर बहती है, तो ये बहती है भारत और बांग्लादेश के मध्य बहती है इचामती नदी। ध्यान दीजिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। अगला कह रहा है राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसको हम लोग आदि महोत्सव कहते हैं, का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये किया गया है जमशेदपुर झारखंड में। अगला है अगर देखा जाए इसका उद्घाटन किसने किया है, पूछा यह जाए कि जो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव जिसको आदि महोत्सव कहते हैं, इसका उद्घाटन किसने किया, तो किया है अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं। अगला इसी में देख लेते हैं इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है भारतीय जनजाति, ध्यान दीजिए भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, जिसको हम लोग ट्राइफेड कहते हैं। इसके अतिरिक्त का देखा जाए जनजातीय कार्य मंत्रालय है, कार्य मंत्रालय द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है, तो इसका हर साल इसका आयोजन किया जाता है, वार्षिक ये आयोजन होता है। अगला देखिए अगर पूछा जाए ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। अगर ट्राइफेड का मुख्यालय पूछा जाए तो ये है नई दिल्ली में। अगला देखते हैं किस जलाशय परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिए संशोधित लागत को CCEA से मंजूरी मिली है, तो इसका नाम है उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। अब देख लेते हैं जो CCEA परियोजना है इसका क्या अर्थ है, तो इसका है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, तो इसका ये अर्थ है। अगला देख लेते हैं अगर इसमें पूछा जाए कि यह प्रस्ताव किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको स्टार्ट किया गया था जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अगर पूछा जाए यह विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। अगर पूछा जाए उत्तरी कोयल जलाशय जो परियोजना है उसके कमांड क्षेत्र में कौन कौन से दो राज्य आते हैं, तो बिहार और झारखंड इसके कमांड क्षेत्र में आता है। जो उत्तरी कोयल जलाशय है इसके कमांड क्षेत्र में बिहार और झारखंड राज्य आते हैं। अगला देख लेते हैं उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने सूरजकुंड मेले में भाग लेने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं, ये किए हैं हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ। अगर पूछा जाए कि जो NEHSDC है ने कितनी अवधि के लिए सूरजकुंड मेले में भाग लेने के लिए समझौता किया है, तो ये लिया है 5 वर्ष के लिए। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको OBC कहते हैं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की है, तो ये प्रदान की है कर्नाटका ने। अगला इसी में देख लेते हैं इस पॉइंट में क्या कह रहा है, यह फैसला किस आयोग की अनुशंसा पर आधार पर लाया गया है, ये लाया गया है जस्टिस के भक्तवत्सल, इनके आधार पर इनकी अनुशंसा पर इस डिसीजन को लिया गया है। अगला देख लेते हैं अगले में कह रहा है वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा किसके द्वारा की गई, इसको शुरुआत की गई है, घोषणा की गई मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसी में देख लेते हैं वर्ष 2022 का अगर पूछा जाए राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, तो धर्मेंद्र अभिनेता उनको प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार पूछा जाए किसको प्रदान किया गया है, ये किया गया है उत्तम सिंह को, जो कि संगीत निर्देशक हैं।
अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है कोच्चि, केरला में। अगर पूछा जाए कांग्रेस का आयोजन जो ये किया गया है किसके द्वारा किया गया? ये किया गया राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है कांग्रेस की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान जो कोच्चि में है, इसके द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। अगर पूछा जाए यह कांग्रेस किस थीम पर आधारित थी? तो ये इसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों पर परिवर्तन। तो ये इसकी थीम थी। अगला देख लेते हैं इसी में। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? ये बनेगा अयोध्या। अगला देखिए इसी में देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है इसका विकास किसके द्वारा किया जाएगा? जो मतलब उत्तर प्रदेश में पहला सौर शहर अयोध्या में बनेगा, इसका विकास करेगा कौन? इसका विकास करेगा उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग। इसका ये क्या करेगा? विकास करेगा। अगला देखिए G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जिसको हम लोग P20 कहते हैं का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए इसकी थीम क्या थी, ध्यान दीजिएगा, तो इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के लिए संसदें। अगला देख लेते हैं इसी में। ये कह रहा है इस शिखर सम्मेलन से पूर्व 12 अक्टूबर 2023 को किस विषय पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया? तो इसका विषय का नाम था लाइफ, जिसका मतलब होता है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है किस राज्य ने सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री अल्पाहार योजना की घोषणा की है? ये घोषणा की है तेलंगाना ने। अगला है अनुसंधान से असर तक मतलब न्याय संगत एवं लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर, इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। अब इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया ये भी जान लीजिए। तो इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला है इसी में सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है CGIAR जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म और भारतीय कृषि अनुसंधान जिसको हम लोग ICAR कहते हैं, इसके द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। अगला है राजस्थान सरकार के द्वारा कितने नए ज़िलों के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो 3 नए ज़िले बनाए जाएंगे। इन 3 ज़िलों का नाम देख लीजिए। तो इनका नाम है मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। ये 3 ज़िले होंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अब कितने ज़िले हो गए हैं राजस्थान में, ये भी पूछा जा सकता है। तो हो गए हैं 53 ज़िले एट प्रेजेंट हो गए हैं इन 3 ज़िलों को शामिल करने के बाद। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश ने। अगर पूछा जाए कि राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने % का आरक्षण दिया जाएगा, वो दिया 35% दिया जाएगा। किसने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश ने। इसके अतिरिक्त इसी में देख लेते हैं इसके द्वारा अगर पूछा जाए जो ये 35 आरक्षण मिला है, इसके लिए राज्य सरकार ने किस नियम में संशोधन किया है? ये किया है मध्य प्रदेश सिविल सेवा जो महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियम 1997 है, उसमें यह संशोधन किया गया है। अगर पूछा जाए ये प्रावधान राज्य सरकार के किस विभाग पर लागू नहीं होंगे? तो ये लागू नहीं होंगे जो वन विभाग है उस पर यह लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अगला इसी में देख लेते हैं। इसमें कह रहा है मध्य प्रदेश पंचायत एवं शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं को कितने % का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो वो मिला है 50%। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, ये घोषणा की है राजस्थान की सरकार ने। अगला इसी में देख लेते हैं जो राजस्थान की घोषणा हुई है इसमें क्या क्या है। तो देखिए इसके तहत ये है कि देश की जाति आधारित सर्वेक्षण करवाने वाला राज्य कौन है? तो ये है बिहार। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी जिसको हम लोग CISO कहते हैं की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है साइबराबाद हैदराबाद में।